नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो एडवाइज़र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारी भारतीय जीवन पद्धति में विवाह को एक संस्कार माना गया है और ये संस्कार यथावत रहे, 7 जन्म तक निभ सके, इसलिए बहुत सारे प्राविधान बताए गए हैं। विवाह से पहले भी कई तरह की प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, विवाह के दौरान भी कई तरह की प्रक्रियाओं का पालन होता है और विवाह के पश्चात जब तक कि ग्रस्त जीवन की डोर सुगमता पूर्वक आगे ना बढ़ सके, उसके लिए कई तरह के नियम, कई तरह के रीति रिवाज निर्धारित किए गए हैं। क्योंकि हमारी जीवन पद्धति में विवाह को 7 संस्कारों तक चलने वाला संबंध कहा गया है। आप इस बात में चाहे गंभीरतापूर्वक विश्वास करें कि ना करें, लेकिन एक बात को अब वैज्ञानिक भी स्वीकार करने लगे हैं कि हमारे वैवाहिक संबंध के बाद जो संतान जन्म लेती है, उस संतान के शरीर में माँ बाप दोनों के जीवांश, जेनेटिक संरचनाएं 7 पीढ़ी तक चलती हैं। क्योंकि पहली पीढ़ी में आधे जेनेटिक जो स्ट्रक्चर्स हैं, अनुवांशिक गुण हैं, वो पिता के शरीर से आते हैं और आधे माता के शरीर से आते हैं। और फिर प्रत्येक चरण में ये 50% की दर से घटते घटते पूरी तरह जनरेशन से विलुप्त होने में 7 जन्मों का, 7 पीढ़ियों का समय लेते हैं। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टि से भी हमारे जीवन में 7 जीवन का जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है वो प्रमाणित सत्य हो जाता है। लेकिन आज तो ऐसी स्थिति नहीं है। आज बहुत सारे ऐसे मामले देखने में आ रहे हैं जो घंटे 2 घंटे भी शांति से पूरे नहीं रहते। लोग अपनी इच्छा से जीवन साथी चुनते हैं, लेकिन फिर उनका पहले महीने के अंदर ही मतभेद पैदा हो जाते हैं, कलह कलेश बनी रहती है। माँ बाप से अलग होकर भी वो रहने का प्रयास करते हैं, फिर भी उनके अंदर मधुर संबंध नहीं रह पाते। और वैवाहिक जीवन में सुख शांति रहे, समृद्धि रहे, प्रेम प्रेम का अभाव बना रहे, इसलिए कई तरह के नियम निर्धारित किए गए। चाहे वैज्ञानिक दृष्टि से अभी इनका ज़्यादा अध्ययन नहीं हुआ, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टि से तब अनुभव होगा जब हम उस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। अभी तो हमने ध्यान ही केंद्रित नहीं किया। तो रीति रिवाज जो है वो एक गहन दिग अनुभूति से पैदा होते हैं। कई पीढ़ियों में जो कंक्लूजन निकलता है, निष्कर्ष निकलता है, उसके अनुसार हम रीति रिवाज और प्रथाओं का निर्माण करते हैं। और इसी तरह विवाह के दौरान भी कई तरह की प्रथाएं, कई तरह के रीति रिवाज निभाए जाते हैं। मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं जाऊंगा कि वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आपने देखा होगा वैवाहिक कार्य से पहले और विवाह के दौरान कई तरह की रस्में प्रथाएं निभाई जाती हैं। जैसे हमारे यहाँ तो वैवाहिक कार्य सप्तशती के माध्यम से 7 जो हम फेरे लेते हैं उसके माध्यम से संपन्न होता है। और ये 7 फेरे अग्नि को साक्षी मान कर किए जाते हैं। अग्नि यानी कि जैसे अग्नि शाश्वत है, वैसे ही हमारा जीवन सत्य और शाश्वत जो मापदंड है उसके आसपास घूमता रहे। हम एक दूसरे के साथ छल कपट ना करें, एक दूसरे के प्रति आस्था रखें, विश्वास रखें, समर्पण का भाव रखें, प्रेम का भाव रखें। इसलिए वो सप्तशती का निर्धारण किया गया। लेकिन आजकल सप्तशती को हमने हास्यास्पद बना लिया है। इसलिए ना तो हम विवाह के जो पूरे रीति रिवाज हैं उनको पालन करते हैं, ना उन मंत्रोच्चारण का हम पालन कर पाते हैं। हम तो हर कार्य को यथाशीघ्र निपटाने का प्रयास करते हैं। इसी तरह विवाह से पहले हल्दी आदि की रस्में होती हैं। पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब विवाह संपन्न हो जाता है तो पुत्री का जो पिता होता है वो अपने दामाद को सोने चांदी आदि की चीज़ें उपहार स्वरूप प्रदान करता है। और ये सोने चांदी की चीज़ जीवन में बेचने के लिए नहीं होती। वैसे हमारे जीवन पद्धति में सोना चांदी, ज़मीन, घर, मकान को बेचने का कभी प्रचलन नहीं रहा। ये अब पिछले 30-40 सालों से प्रचलन बढ़ा है कि हम घर के ज़मीन जायदाद भी बेच देते हैं, सोने चांदी को बेच देते हैं, पिता या दादाओं से जो कुछ हमें मिलता है उसे बेच के नया खरीदने का प्रयास करते हैं। क्या ये विषय अलग हो जाएगा। तो जो सोना जो लड़की का पिता उपहार स्वरूप दामाद को देता है, चांदी देता है, उसको संभाल के रखनी होती है। क्योंकि यदि उस चांदी को घर जाके दामाद अपनी पत्नी को यानी कि अपनी जो ससुर की बेटी को देता है और बेटी को जी भर में उसको संभाल के रखना होता है, क्योंकि घर परिवार का पूरा उत्तरदायित्व उसके पास है।
यदि उस धन को, उस सोने को संभाल के, उस चांदी को संभाल के रखें तो जीवन में सुख समृद्धि, अपनत्व का भाव कभी कम नहीं होता है। इसी तरह विवाह के पश्चात जो पलंग का एक आयोजन होता है, इसको पंगलाचार बोलते हैं। पलंग पर बैठा के दामाद को कई तरह की उपहार दिए जाते हैं, लेकिन उसके पीछे भी जो वैज्ञानिकता है हम शायद ज़्यादा जानते नहीं। उसके पीछे लाल किताब कहती है कि यदि उसी पलंग पर जब वो पलंग, वो बिस्तर, वो चादर, वो तकिया, वो सारी जो शयन की चीज़ें हैं पति के घर पहुंच जाती हैं, दूल्हे के घर पहुंच जाती हैं, तो पहले जो मंगलमय रात्रि है जिसे हम सुहाग रात कहते हैं, सुहाग रात इनकी उसी के माध्यम से जीवन की वंशवेल आगे बढ़ने वाली है। इस सृष्टि का क्रम आगे बढ़ने वाला है, इसलिए हमने उसको पवित्र रात्रि का नाम दिया है। हमने उसको अश्लीलता का नाम नहीं दिया, हमने उसको यौन का मामला, यौन से संबंधित अवश्य है, लेकिन उसको नाम दिया है सुहाग रात, क्योंकि दोनों के जीवन में वो रात्रि सुहाग की तरह शाश्वत बनी रहे, उनमें किसी तरह का अगलाव ना पैदा हो, वो दूसरे से अलग ना हो, उनके अंदर आनंद, उनके दूसरों के अंदर जो अपनत्व का भाव है वो टूटे ना, इसलिए उसको सुहाग रात कहा गया। उसी रात्रि पर पहली रात्रि बनाई जाती है, उसके लिए कई तरह की तैयारियां की जाती हैं। उससे पहले घर परिवार की जो देवता होते हैं, पितृ होते हैं, कुल देवी देवता होती है, उनकी पूजा अर्चना होती है, और इसके माध्यम से जब पहले दिन वो एक दूसरे में समाहित होते हैं तो उससे संतान की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। लेकिन आजकल हमने उस रस्म को छोड़ दिया। ऐसी एक समस्या मुझे प्राची जी ने लिख भेजी है कि उन्होंने अपना वैवाहिक कार्य तो अपनी इच्छा से चुना, उनका जीवन साथी तो उनकी इच्छा से ही चुना गया है। उन्होंने स्वयं, जिसे लव मैरिज कहते हैं, प्रेम प्रवाह कहते हैं, उसके माध्यम से अपने जीवन साथी को चुना। शुरू में एक आध महीने उनके अंदर प्रेम का भाव बना रहा, लेकिन पिछले 15 सालों से वो अपने अपने वैवाहिक जीवन से बहुत त्रस्त आ गई हैं। हर रोज़ लड़ाई झगड़ा, कलह, मार पिटाई, क्या कुछ नहीं होता है। कभी कभी तो पति पत्नी के मध्य कई कई महीने दूरी रहनी पड़ती है। उनके अंदर वो जो मधुरता थी, जो प्रेम था, वो सब वर्षों पहले समाप्त हो चुका है। अब उनको अपने जीवन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका कोई समाधान हो सकता है। तो प्राची जी, सबसे पहले तो मैं यदि ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो आपकी जीवन कुंडली में 2 अशुभताएँ, पहला है लग्न भाव में मंगल शुक्र का मेल, और दूसरा अशुभ भाव है कि चौथे स्थान पर चंद्रमा बृहस्पति और केतु के साथ में है। मंगल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हमें हमारे चाल चलन को, हमारे व्यवहार बर्ताव को प्रभावित करता है। जमीन जायदाद का कारक यह है, पुरुषार्थ हमें देता है, हमें सोचने विचारने की शक्ति प्रदान करता है। हमें हमारे बहुत सारे मांगलिक कार्यों के पीछे मंगल का हाथ रहता है। विवाह के पीछे भी मंगल का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसीलिए हम वैवाहिक कार्यों में मंगल को संतुष्ट रखने के लिए, मंगल को खुश रखने की कई तरह की प्रथाएं अपनाते हैं। लेकिन जब ये मंगल प्रथम भाव में आ जाए और शुक्र के साथ में स्थित हो जाए, प्रथम भाव से चौथे स्थान को प्रभावित करता है और सप्तम स्थान को प्रभावित करता है। सप्तम स्थान जीवन साथी का है, तो जीवन साथी के साथ में कुछ ना कुछ तनाव, कुछ ना कुछ मतभेद तो रहने का ही है, और शुक्र के साथ बैठ के तो ये और अशुभ हो जाता है। कहते हैं शुक्र के साथ मंगल हमें कामाचारी बना देता है, हमारे काम को तीव्र कर देता है। ये प्रेम जिसे हम आज कहते हैं, प्रेम यानी कि आज के हिसाब से कहें कि हमें वासना से भर देता है। हम समाज की परवाह नहीं करते अपने संबंधों के कारण, इसीलिए आज इसको हमने प्रेम विवाह का नाम दे दिया है। और आपने भी इसी मंगल शुक्र के मेल के कारण अपना वैवाहिक जीवन ही प्रेम विवाह के रूप में शुरू किया है, लेकिन यही मंगल आपके लिए कई अशुभता प्रदान करने का कारण बन गया। ये हमें जल्दबाजी, उग्रता, अहंकार से भर देता है, ईर्ष्या से भर देता है, द्वेष कलेश से भरे रहते हैं। हमारे व्यवहार में हिंसात्मक आता है, कई तरह की मुकदमेबाजी भी कर देता है। यदि मंगल संतुष्ट है तो जमीन जायदाद भी सहजता से मिल जाता है, जीवन साथी का सहयोग तो मिलता ही मिलता है। इसके अलावा आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति चंद्रमा के साथ में केतु के अशुभ प्रभाव में है।
बृहस्पति हमें विवेक बुद्धि प्रदान करता है, धैर्यता देता है, सोचने विचार के आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान करता है। लेकिन केतु उसमें कुटता पैदा कर देता है, हम असहनशील बन जाते हैं, हम दूसरे को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते। मैं ज़्यादा विवेचना क्या करूं, लेकिन यदि आपकी घर गृहस्थी में तनाव है, वैवाहिक जीवन का आपको पूरा आनंद नहीं मिल रहा है, तो आप लाभ किताब संबंधी कुछ उपायों को करके देखें, निश्चित रूप से आपके जीवन में बदलाव आएगा। पहला तो उपाय ये है आपके लिए कि आप अपनी माँ से एक कांसे का कोई बर्तन लेके आवें, चाहे आप कह के मांग के लावें, उपहार स्वरूप से अपने घर ला के स्थापित करें और उसमें आपको चावल भर के रखना है। उसे आप किचन में और कहीं भी स्थापित कर दें, चावल उसमें से निकलते रहेंगे, नए बढ़ते रहेंगे, लेकिन बर्तन को ना तो बेचना है ना हटाना है। पहला उपाय तो ये करिए आप। दूसरा, आपने हर मंगलवार को दूध में और देसी घी के साथ में हलवा बनाना है, और इस हलवे को आप हनुमान जी को प्रसाद लगा सकते हैं, किसी भी देवी प्रतिमा को प्रसाद लगा सकते हैं, मंदिर में जाकर इसका वितरण कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि इस हलवे का आपको अपने पति को अवश्य खाने को देना है। ये कार्य नियमित रूप से करना है। इसके अलावा आप तांबे का एक पात्र लें, बर्तन लें, उसमें चावल भरें, तांबे के पात्र पर आप लाल रंग की स्याही से लेपन करें और इस तांबे से चावल का आपने लगातार 43 दिन किसी मंदिर में दान स्वरूप चढ़ाना है। इस उपाय को आपको करना है और इस उपाय से आपके जीवन में कई तरह की मंगलमय घटनाएं घटने से हो जाएंगी। आपके जो परस्पर के व्यवहार बर्ताव में कटुता आ गई है, अविश्वास का भाव बढ़ गया है, उस कटुता से आप बाहर आ जाएंगे। एक उपाय करिए। हाँ, आप स्वयं भी और आपके पति एक बात का ध्यान रखें कि आप अपने घर में ऐसी मंगल से संबंधित लाल चीज़ों का संग्रह ना करें जो आपके काम नहीं आती। जैसे बहुत सारे लोग हैं, मंदिर में कोई चीज़ मिलती है, लाल चुनरी मिल गई, कोई झंडा मिल गया, धागा मिल गया, आप अपने घर लाके उसको एकत्रित करते चले जाते हैं। ये अशुभता है। मंगल को संग्रह करना हिंसात्मक या विचारों में उत्सुकता, तीव्रता लाता है, उतावलापन लाता है। इससे हमारे संबंधों में कटुता पैदा होती है। तो ऐसी चीज़ों को ना तो आप अपने स्वयं संग्रहित करें, ना पति के हाथ में। जैसे बहुत सारे लोग हैं, मौलवी बांधते रहते हैं, कभी मौलवी को हटाते नहीं, या फिर अपने गले में लाल रंग की, पीले रंग की कई तरह की माला धारण कर लेते हैं। तो ऐसी चीज़ों को आप धारण करके ना रखें, ना उनको अपने घर में स्थापित करके रखें। ये आपके लिए और आपके पति के लिए बहुत अशुभ साबित होने वाले हैं। इसके अलावा आप स्वयं भी या पति से भी कह सकते हैं, और स्वयं करें तो भी अच्छा है, कि आप नियमित रूप से एक गिलास में दूध और थोड़ा सा पानी डाल के, पानी में दूध डाल के आप किसी बड़े वृक्ष की जड़ पर चढ़ाएं, और वहाँ जो मिट्टी गीली हो जाती है आप स्वयं अपने मस्तिष्क पर लगाएं। और यदि पति आपकी बात मानने लग जाए तो उनके मस्तिष्क पर भी इसको नियमित रूप से लगाते रहें। 27 दिन तक लगातार आप स्वयं को ये कार्य करना है। 27 दिन लगातार आपको 700 ग्राम गेरू, लाल गेरू मिट्टी होती है, उसे लेकर आप उसे घास वाली मिट्टी के नीचे दबा के रखें। मात्र इतने उपाय करके देखिए, आपके जीवन में फिर से वो आनंद, वो प्रेम, वो एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव निश्चित रूप से बरसने लगेगा। आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा मात्र इन उपायों से। क्योंकि आप यदि पुरानी परंपराओं में भरोसा करते हैं, कि परंपरा में विश्वास किया तभी आपने लाल ज्योतिष पर या ज्योतिष पर भरोसा किया है। और यदि लाल ज्योतिष पर भरोसा करते हैं तो आपको पुरानी परंपराओं की मान्यता भी करनी चाहिए। पुरानी मान्यताओं को यदि अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित रूप से उसका हमें बहुत अच्छा प्रभाव मिलता है। इन प्रभावों से